मेरी खुद की जानकारी में ऐसे कम से कम 100 से ज़्यादा केसेस हैं, जिन केसेस में बच्चों के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने खुद की मेल आईडी जनरेट करके उसको बच्चे की मेल आईडी के तौर पे उनकी आईडी में ऐड किया था। ऐसा करने के पीछे इंस्टीट्यूशन की जो मेन वजह है वो ये होती है कि उनको पता है कि कल को जब इस बच्चे को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा तो ये बच्चा हमारे पास वापस आएगा, ताकि ये अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चेंज ना कर पाए। एक तरह से आपको बांध के रखने की एक कोशिश होती है वहां पे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की ये वीडियो को प्लीज़ पूरे गौर के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि ये वीडियो ना केवल आपका बहुत सारा पैसा बल्कि बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी भी बचा सकती है। ये पूरा किस्सा स्टार्ट होता है जब 4 अप्रैल को हमारे एक स्टूडेंट दीपक का मुझे सुबह कॉल आता है और दीपक मुझे ये बताते हैं कि आज वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रहते हैं और उन्होंने वहाँ पर अपना पीटी एकेडमी का एक एग्ज़ाम देने के लिए जब अपना अकाउंट ओपन किया, पीटी आईडी ओपन की, तो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ पाया कि उनका अकाउंट फ्रीज हो चुका है और उनको अपना अकाउंट रीन्यू करने के लिए या रीएक्टिवेट करने के लिए पियर्सन के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करना होगा। दीपक ने जब उनको कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने उनको एक मेल किया जिस मेल में लिखा हुआ था कि उनके खिलाफ एक फ्रॉडुलेंट चार्जबैक का केस दर्ज हो चुका है और अगर दीपक इससे बचना चाहते हैं तो उनको एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ देना पड़ेगा जिससे वो ये साबित कर पाएं कि ये फ्रॉड दीपक ने खुद पियर्सन के साथ नहीं किया था। इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो पीटी का एग्ज़ाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज से 3 या 4 महीने बाद वो भी इसी सिचुएशन में फंसे हुए हों। तो प्लीज़ जो भी फ्रेंड आपके पीटी का एग्ज़ाम प्लान कर रहे हैं नियर फ्यूचर में, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। इसके बाद मेरी और दीपक की लगातार लगभग 1 दिन तक बातचीत हुई और उस 1 दिन की बातचीत में मुझे 2 बार ऐसा फील हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ऐसा कुछ आगे से इन फ्यूचर मेरे किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ के लिए लगातार हम अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। ऑक्सफोर्ड पीटी के यूट्यूब चैनल पे आप देखें या फिर हमारे अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल पे देखें तो हम अक्सर बच्चों को ये अवेयर करते हैं कि प्लीज़ जब भी आप अपना एग्ज़ाम फिल करवाएं तो उसमें ये ध्यान रखें कि आप किसी ऐसे ट्रस्टेड सोर्स से एग्ज़ाम फिल करवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ऑक्सफोर्ड से करवाएं, लेकिन किसी ऐसे ट्रस्टेड सोर्स से एग्ज़ाम फिल करवाएं जिसके लिए कम से कम कल आप उसको जाके जिम्मेदार ठहरा पाएं। अगर आपके किसी भी तरह से कोई दिक्कत आपके अकाउंट में आती है तो आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को जिम्मेदार ठहरा पाएं। अब दीपक के साथ जो मेरी चैट हुई, जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ ये कहते हुए दीपक को, जब मैंने फाइनली उनको बताया कि मैं इसमें ज़्यादा कुछ उनकी हेल्प कर नहीं सकता। दीपक ने अपना एग्ज़ाम अपने किसी फ्रेंड से फिल करवाया था और वो फ्रेंड से जो उन्होंने एग्ज़ाम फिल करवाया था वो उनको इतना भारी पड़ गया कि फाइनली अब दीपक अपना पीटी का कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी में दोबारा नहीं दे सकते हैं। दीपक ऑस्ट्रेलिया में है और दीपक का 27 अप्रैल को वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। अगर दीपक उससे पहले पीटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो दीपक को वापस इंडिया आना पड़ेगा, लेकिन अभी वो आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि दीपक आइल्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और उनका वीज़ा डेफिनेटली एक्सटेंड होगा। लेकिन आप में से कोई इस तरह की दिक्कत में ना फंसे, उससे बचने के लिए आज की वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे ऐसी कुछ दिक्कतों के बारे में जो आप सब फेस कर सकते हैं या ऐसी कुछ गलतियों के बारे में जो आप सब ना जाने में अक्सर कर बैठते हैं जब आप अपना पीटी एकेडमिक का एग्ज़ाम फिल करते हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए चलते हैं एक प्रेजेंटेशन की तरफ और इसमें हम बात करेंगे पीटी एग्ज़ाम में नॉर्मली पेपर भरते टाइम होने वाली कुछ मिस्टेक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में। और प्लीज़ मेक श्योर कि दीपक वाली जो कहानी है उस कहानी से नो डाउट हमें इन्फ्लुएंस होना है, लेकिन उस कहानी से हमें डरना नहीं है। अगर आप एक सही रास्ते पे चलते हैं तो ऐसी कोई भी दिक्कत आपके सामने कभी भी नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं, पहली मिस्टेक की तरफ चलते हैं। जब आप अपनी पीटी की आईडी क्रिएट करते हैं तब आपको कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं उनसे हमें बचना है, तो आइए उसके बारे में सीखते हैं। इससे पहले मैं उन बच्चों को ये बता दूं जिन्होंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, जिनको कि जब आप अपना पहली बार पीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको एक पीटी की आईडी क्रिएट करनी पड़ती है और ये जो आईडी है ये पूरी लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। मतलब जैसे आपका इंडिया में एक पैन कार्ड होता है, आप जितने मर्जी बैंक अकाउंट ओपन करें लेकिन आपका पैन कार्ड जो है वो सेम रहता है। सिमिलरली
आपका ये पीटी आईडी हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप कितने मर्जी पीटी के अलग अलग एग्जाम दें। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि पीटी की आईडी खुद आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको माई पीटी नाम की एक वेबसाइट पर जाना पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप खुद अपना पीटी का अकाउंट क्रिएट करें। आप प्लीज़ किसी ऐसे ट्रस्टेड सोर्स से ये अकाउंट क्रिएट करवाएं जो इस चीज़ को जानता हो, इस चीज़ को समझता हो कि पीटी आईडी कैसे क्रिएट होती है और इसमें क्या क्या फीचर्स या क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है। तो पीटी आईडी क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, तो मेनली मैं चाहूँगा आप 3 चीज़ों पे फोकस करें। सबसे पहला नेम। अब नेम में क्या है कि बहुत बार बच्चे बोलेंगे कि इसमें नेम है तो हम अपना नाम फिल करेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल आपको खुद का नाम फिल करना है, लेकिन मैंने कई बार ऐसा होता हुआ देखा है कि किसी बच्चे का नाम जो ऑफिशियल उसका पासपोर्ट में नेम था वो अलग होता है, लेकिन वो अक्सर अपना नाम वो अलग तरह से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा पासपोर्ट में नाम है अनमोल दीप सिंह, पर मैं अक्सर अपना नाम अनमोल जोसन लिखता हूँ। आप लोगों ने बहुत बार मेरी वीडियो के नीचे लिखा हुआ पढ़ा होगा बाय अनमोल जोसन। ऐसे में कई बार मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे अपनी आईडी क्रिएट करते टाइम बिना पासपोर्ट चेक किए सीधा अपना नाम वहाँ पे फिल कर देते हैं। जैसे मैं अपना नाम फिल कर दूं अनमोल जोसन, तो जब मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लूँगा उसके बाद अगर मैं अपना एग्ज़ाम फिल कर देता हूँ, तो एग्ज़ाम फिल करते टाइम मुझे कहीं भी अपना पासपोर्ट की डिटेल फिल नहीं करनी पड़ती। जब मैं अपना अकाउंट अपना क्रिएट करने के बाद, अपना पेपर फिल करने के बाद अपना एग्ज़ाम देने जाऊँगा, तो वहाँ पर मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका जो रियल नेम है और आपका जो पासपोर्ट में नेम है वो मैच नहीं कर रहे, एंड इन दैट केस आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि हमेशा पासपोर्ट से देखकर अपना एग्ज़ाम में जो नेम है वो फिल करें, अपनी आईडी में नेम फिल करें। इवन आपके पासपोर्ट में जो आपका फर्स्ट नेम है और आपका जो फैमिली नेम है, उनको भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की तरह से अपने अकाउंट में फिल करना है। अगर आप उसमें भी कोई गड़बड़ करते हैं तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में ना बैठने दिया जाए। इसके बाद जो सेकंड मिस्टेक मैंने अक्सर बच्चों को करते हुए देखा है वो एड्रेस के रिगार्डिंग है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे अपना एग्ज़ाम किसी भी टीचर से फिल करवाते हैं, तो टीचर बच्चों से ये पूछते ही नहीं है कि आपका एड्रेस क्या है, और टीचर अक्सर इसमें अपना खुद का इंस्टीट्यूट का एड्रेस डाल देते हैं या फिर कोई भी लोकल एड्रेस यहाँ पे डाल दिया जाता है। अब ये एड्रेस कभी भी वेरीफाई नहीं होता, इस एड्रेस पर कभी भी आपको कोई मैसेज या कोई मेल नहीं आना होता। तो ये जो प्रैक्टिस है कोई भी एड्रेस डाल देने की, ये प्रैक्टिस काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि कोई वैल्यू नहीं रखती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इन फ्यूचर आप अपना पीटी का यूज़र नेम पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर आप अपना मेल आईडी का एक्सेस खो देते हैं या कोई भी दिक्कत इनमें से आती है, तो आपको ये वेरीफाई करवाना पड़ता है कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, और वो वेरीफाई करने के लिए आपको अपना एड्रेस याद होना चाहिए। इसका एक तरीका तो ये है कि जो टीचर ने एड्रेस फिल किया था आप उस एड्रेस को अच्छे से याद रखें, लेकिन जो एक बेहतर तरीका, जो मैं मानता हूँ सबसे अच्छा तरीका है, वो ये है कि जो एड्रेस आपने अपने पासपोर्ट के लास्ट पेज पे मेंशन करवा रखा है, सेम वही एड्रेस आप अपनी पीटी आईडी में मेंशन करवाएं। अब देखिए पासपोर्ट आपका कहीं जाएगा नहीं, मुझे पता है, वो आप खोएंगे नहीं कहीं पे भी, तो क्योंकि पासपोर्ट हमेशा आपके पास है तो आपके पास वो एड्रेस भी हमेशा रहेगा। इन दैट केस आपके पास हमेशा अपनी आईडी का एक्सेस रहेगा। मैं ये दोबारा याद करवा दूं कि पीटी आईडी आपकी लाइफ में सिर्फ एक बार बनती है, और अगर आप उस आईडी में कुछ गड़बड़ कर देंगे तो उसको ठीक करवाना बहुत मेहनत का काम है, बहुत सारी एनर्जी उसमें जाती है, और कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है कि आप उसको ठीक नहीं करवा सकते। तो जब आप आईडी क्रिएट करें तो प्लीज़ ये ध्यान रखें आपका नाम सही हो, आपका एड्रेस सही हो, और तीसरी और सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब आपकी मेल आईडी गलत होती है। अब देखिए आप में से कई कहेंगे कि मेल आईडी गलत क्यों होगी, हम उसमें 2 बार मेल आईडी डालते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जब अपने बचपने में होते हैं, खासतौर पर जो बच्चे अभी 12th क्लास पास करके आ रहे हैं पीटी की कोचिंग करने, वो अक्सर उनके पास अपनी खुद की मेल आईडी नहीं होती, तो या तो अपने मम्मी पापा की मेल आईडी इसमें ऐड करवा देते हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार की मेल आईडी ऐड करवाते हैं। और सबसे घटिया सिचुएशन में क्या होता है कि जिस इंस्टीट्यूट से या जिस जगह से वो एग्ज़ाम फिल करवाते हैं, वो एग्ज़ाम सेंटर वाले वो खुद अपनी मेल आईडी वहाँ पे डाल देते हैं। मेरी खुद की जानकारी में ऐसे कम से कम 100 से ज़्यादा केसेस हैं, जिन केसेस में बच्चों के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने खुद की मेल आईडी जनरेट करके उसको बच्चे की मेल आईडी के तौर पे उनकी आईडी में ऐड किया था। ऐसा करने के पीछे इंस्टीट्यूशन की जो मेन वजह है वो ये होती है कि उनको पता है कि कल को जब इस बच्चे को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा तो ये बच्चा हमारे पास वापस आएगा, ताकि ये अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चेंज ना कर पाए। एक तरह से आपको बांध के रखने की एक कोशिश होती है वहाँ पे, लेकिन आपके पास ये पूरा हक है कि आप उनको बोलें कि आप अपनी पर्सनल मेल आईडी वहाँ पे ऐड करवाना चाहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट आपकी पर्सनल मेल आईडी ऐड करने से मना कर रहा है तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ से अपना एग्ज़ाम फिल ना करवाएं,
क्योंकि इन दैट केस कल को जब भी आपको 4 साल बाद या 5 साल बाद अपना पीआर के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, तब आपको उस सेंटर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और जैसे आजकल हालात हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट 6 महीने चलने के बाद बंद हो जाते हैं, 1 साल के बाद बंद हो जाते हैं। तो इन दैट केस इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी कुछ खास हेल्प उस समय कर पाएंगे। और अगर आपके पास वो मेल आईडी का एक्सेस नहीं होगा तो आपको नई पीटी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। नई पीटी आईडी आप क्रिएट कर नहीं सकते, जैसा मैंने पहले बताया था। तो ये एक ऐसा जाल हो जाता है जिस जाल से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप खुद की पर्सनल मेल आईडी दें, और वो मेल आईडी भी ऐसी हो जिसको आप लगातार यूज़ करने वाले हैं। पियर्सन के एग्जाम के लिए स्पेशल एक नई मेल आईडी क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है। तो ये 3 कॉमन गलतियां बच्चे अक्सर पीटी आईडी जनरेट करते टाइम करते हैं। या तो उनका नेम गलत होता है, या वो एड्रेस अपना पासपोर्ट वाला फिल नहीं करते हैं, या फिर वो मेल आईडी अपने किसी फ्रेंड की या रिश्तेदार की दे देते हैं, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां से वो पढ़ते हैं उनकी मेल आईडी को यूज करते हैं। तो ये 3 गलतियां प्लीज नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड मिस्टेक क्या हो सकती है। सेकंड मिस्टेक एक्चुअली में पीटी आईडी से रिलेटेड नहीं है, ये आपके एग्जाम फिलिंग से रिलेटेड। और ये सेम गलती दीपक ने भी की थी, जिनके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। देखिए, जब आप एग्जाम फिल करते हैं तो तब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, ये शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये जहां से आप फिल करवाते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगी, और सेकंड ऑप्शन है कि एक वाउचर से पेमेंट होगी। अब ये जो क्रेडिट कार्ड और वाउचर का खेल है, इसमें क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड अक्सर फेक जनरेट किए जाते हैं, और वो फेक क्रेडिट कार्ड के केस में आपके साथ वही होगा जो दीपक के साथ हो रहा था। मतलब पियर्सन वाले थोड़े टाइम बाद इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड फेक था। आपका पेपर फिल होगा, आप पेपर दे के भी आएंगे और आपका रिजल्ट भी आएगा, लेकिन उसके बाद आपका अकाउंट एक दिन अचानक से फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कुछ खास ऑप्शन नहीं होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर जब भी आपका पेपर फिल किया जाए और आपको ये दिखे कि फिल करने के लिए जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया गया था। अच्छा, ये कैसे पता चलता है? तो जब आप पेपर फिल करवाएंगे आपके पास एक मेल आता है कंफर्मेशन का। उस मेल के नीचे बिल्कुल पेमेंट मेथड लिखा होता है। उस पेमेंट मेथड में अगर तो वाउचर कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है और वाउचर का कोड एक लिखा हुआ है, तब तो आप सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की कोई डिटेल है और वो क्रेडिट कार्ड आपने नहीं दिया था, वो क्रेडिट कार्ड कोई रैंडम क्रेडिट कार्ड था, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं, 80 to 90% चांस है कि आपका अकाउंट फ्रीज होगा, और वो फ्यूचर में जाके होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर ऐसी कंडीशन हो तो तुरंत आपने जहाँ से एग्ज़ाम फिल करवाया था उनके साथ व्हाट्सएप पे चैट करें, और भी बेहतर है अगर ईमेल पे चैट हो। क्योंकि इन केस अगर आप कल को आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो ये जो चैट है, आपने अगर हमारी शुरुआत में मेरी दीपक के साथ चैट पड़ी थी, तो मैं बार बार उनसे कह रहा था कि कोई सबूत हमें चाहिए। वो सबूत जो है वो ये चैट आपकी बन सकती है। इससे भी बेहतर एक और ऑप्शन है कि अब जिनसे भी आपने एग्ज़ाम फिल करवाया है, अगर आपकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हुई है तो प्लीज़ उनसे बोलें कि मेरी पेमेंट रिफंड कर दें और मेरा ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दें। मैं दोबारा अपना एग्ज़ाम कहीं और से भरवा सकता हूँ। आप उनको ये ना बताएं, आप उनको कोई और रीज़न दें, लेकिन अपना एग्ज़ाम वहाँ से फिल ना करवाएं। इसमें डेफिनेटली आपका अकाउंट आगे जाके फ्रीज होगा। तो वाउचर एक सेफ ऑप्शन है। वाउचर एक ऐसा ऑप्शन है जो हमेशा से लंबे टाइम से यूज़ होता आ रहा है। ये सेफ ऑप्शन है, काफ़ी चीप ऑप्शन भी है, सस्ता ऑप्शन भी है। लेकिन ये ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड वाले अक्सर आपको और लुभाने के लिए इससे वाउचर से भी सस्ता आपको एग्जाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक रैंडम एग्जाम्पल के लिए, इंडिया में अभी पियर्सन का ऑफिशियल एग्जाम जो है वो 17,000 इंडियन रुपीज़ है। वाउचर का जो प्राइस है वो अराउंड 14,000 के आसपास है। पर क्रेडिट कार्ड पे अगर आप एग्जाम फिल करते हैं तो ये अराउंड 12,000 के आसपास आपका एग्जाम फिल हो जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा 2,000 आप बचाने के लालच में जाते हैं, उसके चक्कर में कल को आपको काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखें कि वाउचर भी 2 तरह के आते हैं। एक आते हैं विद जीएसटी और एक आते हैं विदाउट जीएसटी। तो जब भी आप पेपर फिल करें तो प्लीज़ जहाँ से भी पेपर फिल कर रहे हैं उनसे हमेशा पूछें कि क्या आपका वाउचर विद जीएसटी है या विदाउट जीएसटी है। अगर आपको ये नहीं समझ आएगा, अगर आपको लगे कि सामने वाला गुमराह कर रहा है, तो आपको सिंपली उनसे एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप जीएसटी फाइल करते हैं, आपका जीएसटी नंबर क्या है। और जो उनका जीएसटी नंबर होगा, उस फर्म का नाम आपको पता है। जैसे आप ऑक्सफोर्ड में बात करें तो हमारा जीएसटी नंबर एक डेफिनेटली है, और वो जीएसटी नंबर हमारी हर प्रीमिसेस पे डिस्प्ले कर रखा है हमने। इसके अलावा आप जो पेमेंट कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो उनके जो करंट अकाउंट है, मतलब जिसमें वो फर्म का नाम लिखा हुआ आ रहा है। जैसे अगर आप ऑक्सफोर्ड में पेमेंट करते हैं तो ऑक्सफोर्ड पीटी लिखा हुआ है, तो आपको तब पेमेंट करनी है। अदरवाइज आप किसी इंडिविजुअल को पेमेंट ना करें। एंड सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है कि हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करें, कैश पेमेंट ना करें एग्जाम की। ऑनलाइन पेमेंट का एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आपकी बैंक में मेंटेन रहता है, आपके पास स्क्रीनशॉट रहता है।
इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो कम से कम आप वो शो कर सकते हैं कि मैंने फ्रॉड नहीं किया था, मैंने पेमेंट की थी, मेरे खुद के साथ एक फ्रॉड हुआ है यहाँ पे। और अगर आप इतना साबित कर देंगे तो पियर्सन वाले आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे आएंगे और वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। ये 2 मेजर मिस्टेक हैं जो मैंने अक्सर बच्चों को कमिट करते हुए देखा है जब भी वो अपनी आईडी क्रिएट करते हैं या फिर जब भी वो अपना एग्ज़ाम फिल करते हैं। ये 2 बड़ी मिस्टेक हैं जिनकी वजह से आपको काफ़ी पैसा और अपनी काफ़ी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ सकती है। ये दोनों मिस्टेक आप अपनी आईडी क्रिएट करते टाइम या फिर अपना एग्ज़ाम फिल करते टाइम कमिट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैम 2 और ऐसी मिस्टेक हैं जो मैंने अक्सर बच्चों को पेपर फिल करते टाइम देखा है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप उनसे भी बचें। मिस्टेक नंबर 3 आपकी मदर टंग के बारे में है। जब भी आप अपना एग्जाम फिल करते हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक मोस्टली एट होम। ये आपके रियल एग्जाम की वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिए रखा है। जब आप सेलेक्ट वन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन आएंगे। अब इसमें अक्सर मैंने देखा है कि हिंदी भरा जाता है क्योंकि आप इंडिया में हैं तो आपको हिंदी ही मदर टंग भरनी पड़ती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वुड रेकमेंड कि जो आपकी जेन्युइनली मदर टंग है, फॉर एग्जांपल मेरी मदर टंग पंजाबी है तो मैं पंजाबी फिल करूंगा, आपकी मदर टंग गुजराती है तो आप गुजराती फिल करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कोई प्रॉपर इसके सबूत नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी एक्सेंट को ध्यान में रखते हुए आपकी स्पीकिंग को स्कोर किया जाएगा। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं एज ए मदर टंग तो आप इंग्लिश उसमें मेंशन करें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं और आपकी मदर टंग गुजराती थी तो आई वुड रेकमेंड कि आप गुजराती ही मेंशन करें, ताकि आपका जो कंपैरिजन है वो गुजराती मदर टंग वाले बच्चों के साथ हो। इन दैट केस आपके एक्सेंट के ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके स्कोर के ऊपर नहीं आएंगे। तो मेक श्योर कि हमेशा अपनी करेक्ट मदर टंग को इसमें फिल करवाएं। इसके बाद आखिरी ऑप्शन है, ये उन बच्चों के लिए है जिनका टारगेट 7 ईच या 8 ईच होता है और जो बच्चे पीआर के लिए जाना चाहते हैं। तो बहुत बार हमने देखा है, वंस अगेन इस चीज़ से भी पियर्सन ने मना किया जब इनसे बात की गई, लेकिन हमने खुद ये देखा है कि बहुत बार बच्चे जब अपना, देखिए पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई आर यू टेकिंग पीटी एकेडमिक, आपका रीज़न क्या है पेपर देने का। इसमें काफ़ी ऑप्शन है और बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं स्किल माइग्रेशन या परमानेंट रेजिडेंसी। जब आप पीआर के लिए एग्जाम देंगे तो ऑब्वियसली हमारे मन में टारगेट आएगा कि मैं यहाँ पे पीआर फिल करता हूँ, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब आप पीआर के लिए जाते हैं तो पियर्सन वाले, पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या कोई रियलिटी है, कोई फैक्ट है इसके पीछे, लेकिन बहुत बार ऐसा नोटिस किया है कि आपको 7 ईच या 8 ईच से हमेशा 1-2 नंबर कम रखे जाते हैं, आपको 1-2 नंबर से पीछे रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे हैं जिनका 3 में 65 था और 1 में 63 आया, लेकिन जब अगला पेपर दिया दोबारा उन्होंने पीआर फिल किया इसमें रीजन में, तो दोबारा जिसमें 63 था उसमें तो 66 आ गया, लेकिन जिसमें पहले 66 था उसमें 64 हो गया। मतलब 7 ईच या 8 ईच स्कोर आपको नहीं करने दिया जाता। तो मेक श्योर कि अगर आप पीआर के लिए जा रहे हैं तब भी इसमें हमेशा आप स्टडी मेंशन करें। कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, इस सर्वे का आपकी फाइल के ऊपर, कल को अगर आपके मन में डर है कि फाइल में कोई दिक्कत ना आ जाए तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। ये जस्ट एक सॉर्ट ऑफ सर्वे है जिससे पियर्सन वाले ये अंदाजा लगाते हैं कि ज़्यादातर बच्चे कौन से हैं जो पेपर देते हैं। तो इस सर्वे का हमारे स्कोर के ऊपर कोई फर्क पता नहीं पड़ता या नहीं पड़ता, पर मैंने, ये शायद एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हमने देखा है कि इसको इवन एक टर्म दे रखी है, कैपिंग कहते हैं इसको। तो कैपिंग में कहीं ना कहीं टीचर्स खुद इस चीज़ को प्रमोट करते हैं बच्चों को कि आप यहाँ पे स्टडी फिल करें सो दैट वो सॉफ्टवेयर आपको 7 ईच करने से या 8 ईच करने से ना रोके। तो ये थी आज की 4 मिस्टेक्स जो मैंने अक्सर बच्चों को पीटी का एग्ज़ाम फिल करते टाइम देखा है कि वो मिस्टेक ये करते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।